नमस्कार। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर बारिश बोस, जो कि सेवायन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं मुंगेर में। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सेवायन हॉस्पिटल 1998 1998 से मुंगेर और मुंगेर के आसपास के लोगों के सेवा में जुड़ी हुई है। डॉक्टर बोस, ये 1998 से सेवायन हॉस्पिटल आप चला रहे हैं। ये जो इतने सालों का सफर कैसा रहा, जरा बताइए आप। सफ़र तो काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। और हम जब आए थे विदेश से पढ़ाई करके वापस आके हम लोगों ने ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। उस वक्त मुंगेर में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स का वो नहीं थे, जहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे थी ही नहीं यहाँ पे उस तरह से एक एक दो हॉस्पिटल के अलावा। तो हम लोगों ने एक हॉस्पिटल कोशिश की इस शहर को देने के लिए, जहाँ पे सारे स्पेशलिटी एक जगह काम कर सके। और उसी तरह से हमने हॉस्पिटल की नींव डाली उस वक्त। और मेरे पिताजी के गाइडेंस में कि उन्होंने कहा कि आप अपने शहर में जहाँ से आप बड़े हुए हैं वहाँ पे आके आप ज़रूर कुछ करो। तो मैं वापस आके, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सुदीपा ने मिलकर ये हॉस्पिटल की स्थापना की। उस वक्त काफ़ी मुश्किल थे। मुश्किल इसलिए था वहाँ पे उस वक्त बीच Old age. What is that? पैसेटेन Pacitane. What about 2 mg twice a day. 2 mg twice a day? Start with Can that. I combine Pacitane with sulfasalazine? You can, ঠিক আছে, পার্ট অফ হসপিটাল। क्रिटिकली कंट्रोल दे नीड डाउट। सो हम लोगों ने वो शुरुआत की उस वक्त। इस एरिया में बिहार में पहला तो एक बिजली की काफ़ी प्रॉब्लम थी। जी हाँ। तो हम लोग काफ़ी समय मतलब 20 घंटे करीब जनरेटर से काम करते थे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमें याद है उस वक्त हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए भी बरौनी में ट्रक या कोई ट्रैकर भेज के ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना पड़ता था। सिंपल इंट्रैक कैथ की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि हम लोग पटना से मंगाते थे। तो इस तरह से शुरुआत की हम लोगों ने। एक यूनिटल यूनिट का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डाला। और काफ़ी अप्स एंड डाउन थे और काफ़ी चीज़ों को हम लोगों को फेस करना पड़ा। बट ओवरऑल एक जुनून था कि इस एक आइडिया लेके हम लोगों ने शुरू की कि ये जो गैप है ना बिग सिटीज़, मेट्रोज और स्मॉल टाउन की हेल्थ की, उसको कमी को हम लोग दूर करें। वी शुड ब्रिंग इट, नैरो इट डाउन। 26 साल का सफर बहुत छोटा सफर नहीं है। 25, हाँ, और ये 25th मेडिकल ईयर। साइंस में 26 साल एक हॉस्पिटल सक्सेसफुली चलाना आसान नहीं है। बहुत हॉस्पिटल That's के true. साथ जुड़ने के कारण इस तजुर्बे के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्या 2-3 चीजें आपने फॉलो की जिसके कारण लोगों का आप पर विश्वास बना? हम लोगों ने लगातार एक ही चीज़ की कि एक तो जो भी हम करें उसमें एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ओके। सो बेसिकली एस्टैब्लिश डायग्नोसिस, और अब उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। और सही वक्त पर सही जगह पेशेंट्स को भेज देना भी एक ज़रूरत था उस वक्त का। तो पेशेंट को सही दिशा दिखाना, ये एक ट्रांसपेरेंसी को हम लोगों ने अपना एक ये बनाया कि उसी को साथ लेके चले। और उसके अलावा हम लोगों ने कोशिश की इक्विपमेंट वाइज और फैसिलिटी वाइज ओवर द ईयर्स धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हम लोग दे सके टाउन को। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रो किए, वी स्टार्टेड गिविंग बैक टू द टाउन विद मेनी फर्स्ट्स। जैसे व्हाट आर द इक्विपमेंट दैट यू हैव इन सेवायन, जो कि बहुत मतलब आसानी से मौजूद नहीं है इस इलाके में? सी एक्चुअली जैसे मैं कह रहा था, वी डिड लॉट ऑफ फर्स्ट मीन्स द फर्स्ट सिटी स्कैन यूनिट हम लोगों ने शुरू किया। फर्स्ट डायलिसिस यूनिट हम लोगों ने शुरू किया। पहला डिजिटल एक्सरे और डीआर सिस्टम भी हम लोगों ने शुरू किया। डीआर सिस्टम क्या होता है डॉक्टर साहब? डिजिटल एक सीआर सिस्टम है और एक डीआर सिस्टम। डीआर सिस्टम इज़ अ रियल डिजिटल रेडियोलॉजी, जिसमें एक और एडवांस्ड है और यू गेट मोर क्लैरिटी ऑफ इससे पिक्चर। पेशेंट को फायदा होता है, क्लैरिटी आपको डॉक्टर एक तो पेशेंट क्लैरिटी ऑफ इमेजिंग के अलावा रेडिएशन बहुत कम होता है। और यू कैन ऑलवेज डिजिटल में थ्रू द कंप्यूटर यू कैन इमेज को और बेहतर बना सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, ओके। और
रेडिएशन का भी एक इशू है जो करते हैं। और हम लोग हमें हमेशा वी हैव बीन द क्वालिटी कॉन्शियस। जैसे हम लोगों ने अपनी पैथोलॉजी को हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। वी आर थ्रू आउट द इयर्स वी हैव बीन अटैच्ड विद CMC वेलोर फॉर क्वालिटी कंट्रोल पैथोलॉजिकली। पैथोलॉजिकली। सो शायद मुंगेर में और कोई ऐसा नहीं होगा जिसके शायद पास, नहीं करते हैं, आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट, बट बट सो फार आई नो हम CMC वेलोर के साथ जुड़े हैं। CMC वेलोर हमें सैंपल भेजते हैं हर मंथ, हम्म। and we do a reporting on their sample and upload it in their data, and they compare with their own data and they say that are you going wrong or your parameters are within the range of ours. तो इससे ये होता है कि we know that what reports we are doing is correct, and so external quality control इसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोग years से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं डॉक्टर बोस कि उन्होंने जानबूझकर CMC वेलोर ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ, जहां पर हम लोग सब कोई सोचते हैं कि वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है मेडिकल में, वहां से क्वालिटी कंट्रोल का इन्होंने टाई अप किया है, ताकि जो हमारा टेस्ट हो रहा है यहाँ पर पैथोलॉजी का, उसमें हम सटीक डायग्नोसिस कर सकें और उसके बेसिस पर सटीक चिकित्सा कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने ये भी बताया हमें कि आपका जो CT स्कैन मशीन है, MRI मशीन है, इनकी जो काबिलियत है और एबिलिटीज है वो काफी एडवांस्ड है। जरा पेशेंट के लिए इसमें क्या फायदा है, जरा समझाइए हमें। इसे हमारा MRI 1.5 टेस्ला है, एडवांस्ड मशीन है, AI बेस्ड मशीन है Siemens की। एंड ऐसे तो मशीन 3 टेस्ला एंड हायर भी जाता है वो बड़े इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन 1.5 टेस्ला इज़ वेरी हाई एंड फॉर दिस एरिया। और उसमें चूँकि AI बेस्ड मशीन है एंड वेरी एडवांस्ड फीचर्स है, सो द image quality and the time, everything, time also time taken is less. और फिर हम लोग क्योंकि टेली रेडियोलॉजी पे करते हैं, तो अच्छे रेडियोलॉजिस्ट दिल्ली में और बेंगलुरु में अटैच्ड हैं हम लोगों का थ्रू अ कंपनी जो हमारी रिपोर्टिंग करते हैं। सो वी गेट वेरी गुड रिपोर्टिंग। आपका इमेजिंग यहाँ हो रहा है मुंगेर में रिपोर्टिंग, लेकिन दिल्ली बेंगलुरु जैसे शहर में जो बहुत अभिज्ञ एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट है वो रिपोर्ट लिख रहे हैं। मतलब देखिए, हर कदम में डॉक्टर बोस जो बोल रहे हैं कि पेशेंट का बेनिफिट सबसे सर्वोपरि है, अगर हम इस भाषा में बोलें। और CT स्कैन जहाँ तक सवाल है, वी हैव अ वेरी एडवांस CT स्कैन और कार्डियक CT कैपेबिलिटी है उसमें। मतलब आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, तो ऑलवेज यू हैव हायर स्लाइसेस यू रिक्वायर व्हिच गिव्स अ कार्डियक कोरोनरी रिपोर्टिंग व्हिच इज आपका कितना स्लाइसेस का मशीन है डॉक्टर? इट इज लाइक मोर देन 180। इट इज लाइक Siemens का एक पैरामीटर है, जैसे 128 to 56 लोग काउंट करते हैं। सो इट इज अ वेरी एडवांस मेडिसिन। आई मीन एडवांस एक ब्रेन का स्कैन आप 2-3 सेकंड में आप कर लेते हैं। कार्डियक स्कैन में टेक फ्यू मिनट्स, एंड कार्डियक स्कैन में थोड़ा सा हम लोग हार्ट रेट वगैरह मॉनिटर करके देन वी गिव इट। तो रेगुलर एंजियोग्राफी में क्या होता है, आप अपना आर्टरी के थ्रू लोग वायर डालते हैं, डाई डालते हैं। इसमें नॉर्मल वेन से हम इंजेक्शन देते हैं, और कार्डियक का पूरा स्टडी हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, which is very good for things like, when you have a non-specific chest pain after age of 40, you're having a discomfort, so you should to get the first line information about the cardiac coronary oxygenation status. एक CT angiography आप करा लें तो you can be sure that how well your heart is and how much does it cost, doctor? Well, it usually costs, generally it is around 12,000 is the cost all over, but we are doing it for 8,000. Oh, so बाहर 12,000, आपके यहाँ 8,000। देखिए, 8,000 का एक अगर आप CT एंजियो आपका हार्ट के लिए कर लें, 40 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र हो, और अगर आपको कुछ लगता है कि भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, इससे आप जल्दी जान सकेंगे कि आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर साहब, यह प्रॉब्लम हो सकता है हो सकता है फ्यूचर। करेक्ट। इनफैक्ट मैं एक देवी शक्ति डॉक्टर साहब का एक वीडियो देख रहा था, जहां पर वो बता रहे थे यही बात कि इंडिया में अगर ये की जाए तो फिर लोगों को बहुत preventive health care के लिए he advocates that, that cardiac CT is a very easy procedure to do, and more people should do and know, and it's a preventive thing. You know your heart status, and you know how long later you should again repeat it, or it's just a TMT yearly will keep you well known about your heart status. Excellent.
डॉक्टर साहब, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात जब करते हैं आप, तो पीडियाट्रिक्स, डायबिटीज, फैमिली मेडिसिन, जेरियाट्रिक्स, एकदम पूरे फैमिली का चिकित्सा करते हैं। कुछ प्रिवेंटिव सलाह बच्चों के लिए सोचिए, अभी हमारे गर्मी का मौसम है, इसके बाद बरसात का मौसम होगा, जो कि पेरेंट्स आसानी से घर में फॉलो कर सके ताकि बच्चों को बीमार नहीं पड़े, और किस किस हद तक वो हम लोग जो अभी आजकल हो गया ना कि सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस इस पर थोड़ा आप जरा अपना विचार बताइए। बेसिकली आई थिंक बच्चों का केयर स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूनेटल पीरियड एंड आई थिंक प्री डिलीवरी। सो आई थिंक मदर्स का कॉन्सीव करने के बाद मदर्स का एंटेनल चेकअप से लेकर बच्चे का हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। Okay. So and the birth is done in a safe place. Mhm. So and bacha whenever the baby boy or a girl comes out and gives a nice cry, and within that 1 minute we know baby ka GAR score. So you know the baby's health is fine, and that is, it starts from there. And since from there, first thing we should advocate is breastfeeding. Mhm. And breastfeeding is the best feeding. And माँ का breast milk से बच्चे को बहुत सारा इम्यूनिटी मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते हैं जो विच हेल्प्स बेबी ग्रो इट्स ओन इम्यूनिटी। सो वी ऑलवेज से दैट वी हैव लॉट ऑफ वर्किंग मदर्स दिस डेज हु वांट टू गो बैक टू वर्क, तो ब्रेस्ट फीडिंग कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर टू लॉन्ग, लेकिन फर्स्ट 6 weeks at least you should try to give the breast milk. And also if you're working, you can always mix it up. Or from there the baby's thing, and mother should keep an eye on the growth. हम लोग अक्सर मिस करते हैं बेबी का ग्रोथ को। पीरियडिक चेकअप, जैसे हम लोग ऑलवेज आफ्टर डिलीवरी वी से कम बैक फॉर पीरियडिक चेकअप एट 6 months, 6 weeks, 6 months, 12 months, so that we know how the baby is growing, not only mentally, also physically. So there are two parameters which has to be monitored for a good growth of baby, and immunization is one thing which shouldn't be missed. कितने वैक्सीन्स मस्ट है डॉक्टर साहब? I think there are too many vaccines now, unfortunately or But which fortunately. one would you say कि must ये करना ही है? नहीं, आई थिंक फर्स्ट ईयर जो वैक्सीनेशंस है, जो हम लोग डीपीटी हिब, अभी तो बहुत सारे रोटा वायरस एंड यू नो 6-in-1, वी हैव गुड वैक्सीन जहाँ पे 6 वैक्सीन एक साथ एक शॉट में दे देते हैं। Even government has come up with good vaccination programs, so people who cannot afford a private vaccination, they should go to the government setup and get all the vaccinations on time in the first year and up to 5 years at least, and they should be very vigilant कि vaccinations time पे पड़ रहा है बच्चों को। Including polio. Yeah, polio is included in the immunization program. एक तो हम लोग drops देते हैं at birth, उसके बाद 6 weeks में अभी injectable polio भी आ गया है। So we advocate those things, and I think parents are also pretty aware. अभी vaccination में हम देख रहे हैं the awareness is much better than what it was in the past. Or even government is doing good job in vaccination. So I definitely urge people to just go ahead and get vaccination. Don't go up to any rumors or anything. Vaccination is very important. और primary vaccination जो हम लोग बोलते हैं first 6 months में, first year में, उसके बाद I think all vaccination till the age of 5, and next there's a gap after that till 10 years. So that should be taken care of. Okay. और अक्सर बच्चों को देखते हैं, बच्चों का मेंटल ग्रोथ को लोगों को, मदर्स पेरेंट्स को चाहिए कि अभी नंबर ऑफ किड्स कम कर रहे हैं बच्चे, पीपल हैविंग स्मॉल फैमिलीज 1 or 2, सो दे आर क्वाइट केयरफुल एंड पॉजिटिव के चिल्ड्रन को देख रहे हैं। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू सी चिल्ड्रन का थोड़ा विड्रॉन नेचर है, नॉट वेरी प्लेफुल, नॉट कॉन्टैक्टिंग द पीपल, दे आर वेरी एग्रेसिव समटाइम्स, नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। सो दैट शुड somewhere mind make होना चाहिए कि there's something wrong, because I think there's a rise in percentage of autism. Okay. And that is often missed, and that is, if addressed early in the age, by the age of 2, then we can do a lot of things for that. So इसका awareness थोड़ा parents में होना चाहिए, which again I think थोड़ा सा better है पहले से. So people are getting aware, and so बहुत समय बोलता है कि नहीं तो ठीक है, normal है, थोड़ा जिद्दी है बच्चा, but no, people have to be very careful. सो ओवरऑल ग्रोथ को देखता रहना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, डिजिटल स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, विच आई थिंक इज़ वेरी कॉमन। बच्चे मोबाइल पे आवर्स एंड आवर्स रखे रहते हैं, टेलीविजन देखते देखते खाना खाते हैं। दीज आर बैड। आई थिंक WHO रिकमेंड्स लिमिटेड स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, and that is a parent's duty to look after that, so that parents also should leave the mobile and stay with the children for a while, and not give mobile as a playing tool and make them eat or do things. So
which is going to be a problem in the present world. And I think we will have to be very careful on that. And screen time reduce करना बहुत ज़रूरी है. और जिसके कारण I think in terms we are seeing a very much big rise in childhood obesity. Okay. And that childhood obesity जो है that in long term is going to affect the health of children. Right. Sure. Outdoor sports बहुत कम हो गया. So I think these awareness has to be created not on the parent level, even at the school level. So the children को obesity को पहले से हम take care करें, and also promote outdoor sports for children and reduce screen time, proper diet. And What type of diet do you recommend for a common Indian family? for a common Indian families, a normal diet of one Dal takes sabzi? one takes at home with adequate fibers, calcium, vegetables, kind of thing. It is normal home food. Milk is essential for growing children. It is like definitely because you have to have strong bones, calcium. So milk is required, but in a right amount. It doesn't mean that you have 2 liters of milk a day and then not eating the right things. बहुत हम देखते हैं कॉमनली बच्चे को दूध पे रख देते हैं वेरी लॉन्ग टर्म एंड नॉट गोइंग टू रेगुलर फूड. उसको एड्रेस करना चाहिए पेरेंट्स को. टाइमली वीनिंग अगर करें बच्चों को टू ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड मिल्क टू solid food. Right. That is timely, careful weaning karna is very important so that children learn how to eat different things, and that is important. So basically, I think more of exercise, right food, right eating, or Right. childhood obesity को ध्यान रखना important है. Let's move to the family. ये जो periodic health checkup या what should parents who are, let's say, moving from an age of 30 towards higher age group, what type of medical checkup or medical consciousness that they need so that they lead a healthy life, and because of them the rest of the family also is healthy? Yeah, I mean, this is one thing we are seeing in our country, I think probably all over the world, that before we used to say start your periodic checkup at the age of 50. But nowadays, especially after COVID, we are seeing young people also falling sick, dropping down, suddenly in the gym, working out and dropping dead. Things we are seeing a lot Yes. of cases in the news. So I think people have to start getting very vigilant from the age of 30. What That type has of come tests down. would you So you recommend? should screen themselves yearly at least, for a routine test like blood count and lipid profile, diabetes screening, kidney test, etc. Metabolic disease is in the rise in our country. So these has to be screened once in a year, or definitely above 40, if not above 30. And preventive health means lifestyle modification is very important. Late eating, not eating well, not eating right things, late office hours, anxiety, everything is taking a toll on people's life, their health. So therefore I think we have to, हमें ध्यान रखना चाहिए कि lifestyle को modify करें. Do your bit of exercise. At least we say 25 minutes of running or brisk walking a day, at least 5 days a week, which is not a big ask. वो लोग कर सकते हैं. और timely eating, right food, eat right food. Do not eat too much from outside. Do not eat too much of junk food. ये सारा moderation करने से people definitely, it's all what you eat. Dr. Saab, by the way, Dr. Saab के ने जो बात बताई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, इसके लिए आप सेवायन हॉस्पिटल में बहुत सारे पैकेजेस हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के. आप चेकअप अगर आपको इच्छा हो तो ज़रूर सेवायन से कांटेक्ट कीजिए. डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दोनों रोग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं लोगों में बिफोर दे आर डायग्नोस्ड एज अ डायबिटिक और हाइपरटेंशन? अगर आप बताएं तो फिर जो भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर वैसा कुछ सिम्टम दिखे, दे कैन कंसल्ट देयर ओन डॉक्टर or do whatever tests the doctor advised to get it confirmed. Yes, as I said, regular, if you're doing periodic health checkup yearly, anything which comes up, you will know it in time. Correct. But again, if you're not doing it, I'm sure that sudden unexplained headache or giddiness and things like that will definitely call you for a blood pressure checkup and see what is going on. And always, if you, for diabetes, I think loss of weight, increased hunger,
thirst, increased urination. These are some of common symptoms of diabetes. And if you have any of these symptoms, you should get yourself screened. And a timely diagnosis and on-time treatment will definitely help. एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, काफी लोग हमने देखा है जिंदगी में, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गए भी हैं, उन्होंने बातचीत भी की है, दवाई भी दिया है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, दवाई डिसकंटिन्यू करते हैं। क्या खतरा है अगर हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अनट्रीटेड रखते हैं? क्या खतरा है? ये बहुत कॉमन है। मैंने देखा कि पेशेंट लोग सोचते हैं शुगर का दवाई शुरू किया, फिर नॉर्मल आ गया, मतलब दवाई ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, थोड़ा सा लाइफ लॉन्ग आई थिंक है कि जब तक आप टिल योर लाइफ यू हैव टू कीप टेकिंग मेडिसिन्स। हो सकता है मेडिसिन्स घटाना बढ़ाना पड़े, चेंज करे, डोजेस पर ये करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक बार डायग्नोस हो जाता है तो एक डॉक्टर के साथ टच में पेशेंट को रहना चाहिए, चेकअप करके दवाई को मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्योंकि एज यू नो, हाइपरटेंशन अगर अनडायग्नोज, अनकंट्रोल्ड रहे, that can cause a sudden hemorrhage, brain hemorrhage, and patient can, lose his or her life. और diabetes is a very slow progressing disease which अंदर से लोगों को नुकसान करते हैं। मीन्स diabetes जैसे हम लोग को मेडिसिन में कहा जाता है, if you know diabetes you know all the chapters. It basically does bad to your eyes, to your heart, the kidneys, I mean any system, your nerves, आपका आँख, कट्स, सब जगह इफेक्ट करता है। तो इसी के लिए डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं करें तो स्लोली सारे एक वन फाइन डे हम देख सकते हैं कि पेशेंट को किडनी फेलियर में चले गए, फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से भी है, बहुत लोग आयुर्वेदिक में जाते हैं, होम्योपैथी में जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उससे काम हो रहा है, लेकिन अगर मॉनिटर करते रहें टेस्ट करके, और आप शुगर लेवल को, मीठा खून बदन में नहीं दौड़ने दें, तो आप ठीक रहेंगे। इनफैक्ट सेवायन हॉस्पिटल के साथ डायबिटिक पैकेजेस के लिए आप बात कर सकते हैं, जहां पर आपके रेगुलर टेस्ट्स, मेडिसिन्स, डॉक्टर कंसल्टेशन का पैकेज है। आप सेवायन के वेबसाइट पे जाइएगा तो वो दिखेगा। आप अगर आपको लगे कि फ़ायदेमंद है तो ज़रूर एनरोल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया डायबिटीज़ से किडनी इफेक्ट हो सकता है, किडनी और भी तरीक़ों से इफेक्ट हो सकता है, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। बट उससे भी ज़्यादा जो प्रश्न मुझे करना है कि लोग डायलिसिस शब्द से डरते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला डायलिसिस करना, लगा कि बस दुनिया ख़त्म हो गई। क्या ये सच में उतना ख़तरनाक है कि डायलिसिस मैनेज किया जा सकता है? और सेवायन में डायलिसिस का क्या सुविधा रखते हैं आप? देखिए, डायलिसिस एक है कि किडनी का काम फिल्टर करना है। अगर आपको पॉइजनस चीज़ को फिल्टर नहीं कर पा रही है किडनी, तो यू विल हैव पॉइजनस थिंग्स रनिंग अपने ब्लड में। तो अगर वो किडनी नहीं काम कर रही तो वी हैव टू फाइंड अ वे कि उसको हम फिल्टर करके सही खून अंदर डाल दें। उसी के लिए डायलिसिस होता है। पर अगेन फिर एक डायलिसिस स्टार्ट करने की क्राइटेरिया होती है कि क्रिएटिनिन का लेवल यहाँ एक लेवल पे पहुँच जाने पर उनकी एज और सारा कुछ देखते हुए डायलिसिस का रिकमेंड किया जाता है। यूजुअली वी सजेस्ट कि अगर एक्यूट केस कोई आता है तो हम लोग यहाँ बोलते हैं, और अदरवाइज नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से ही डायलिसिस शुरू की जाती है। लेकिन डायलिसिस में ये बात सही है, ऐसा स्टिग्मा, लोग शुरू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर डायलिसिस का लेवल में आप चले गए हैं तो शुरू करना ही ज़रूरी है। और डायलिसिस इज़ सेफ टू अंडरगो डायलिसिस फॉर 3 years। इन दैट पीरियड आप कोशिश करें कि एक ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो जाए। ट्रांसप्लांट के भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है, जहाँ पे आप नॉन पीपल, रिलेटिव और मैचिंग के साथ आप डायलिसिस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सो दैट सर्वाइवल और बढ़ सकता है। तो वो आपको एक उसके लिए 2-3 साल तक की टाइम पीरियड दी जाती है। और डायलिसिस करते वक्त काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, वेट गेन और डाइट, फ्लूइड कंटेंट, कितना फ्लूइड आप ले रहे हैं, ये सारा चीज़ करके भी डायलिसिस अगर लाइफस्टाइल को ठीक रखा जाए तो दैट इज़ अ सूटेबल थिंग कि आपको किडनी को ठीक रखा जाए। ठीक रखिएगा। डॉक्टर साहब, मुंगेर ऐसे इलाके में आपने अपना एक बहुत ही मॉडर्न आईसीयू बनाया है कलकत्ता के मेडिका हॉस्पिटल के साथ। क्या मतलब सोच था, और क्या आप बताएंगे इस आईसीयू के बारे में, जो कि शायद मुंगेर में और वैसा फैसिलिटी नहीं है? हाँ, आईसीयू का ये इसकी खासियत यही है कि मैं बहुत तरह से कोशिश कर रहा था कि चूँकि मुंगेर में बहुत
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक चीज़ है, प्रॉपर डॉक्टर्स को यहाँ पोस्ट कराने इज अनदर चैलेंज। लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, जो क्वालिफाइड हो गए हैं वो लोग यूजुअली बड़े शहर में काम करते हैं। कोई सुपर स्पेशलिस्ट है वो छोटे शहर में आना नहीं चाहते हैं। ये एक चैलेंज हमारा रहा है जब से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, कि क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट लोग दे रन टूवर्ड सिटी मेट्रोज, छोटे शहर में नहीं आते हैं, बट छोटे शहर में भी लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसका ये चैलेंज को हम लोग कैसे उसको ये करें, तो हम लोगों ने कोशिश की और एक मेडिका हॉस्पिटल जो कि ईस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट हॉस्पिटल, उनकी जो चीफ लोग हैं उनसे बात किया, डॉक्टर साहब अमित भरद्वाज एक हैं, ही इज़ वेरी नाइस एंड ही, उनसे हम लोगों ने जब बात शुरू की, ही सेड ओके वी विल डू वन इम्प्लांट आईसीयू इन मुंगेर, जहाँ पे पूरा आईसीयू का जो टीम रहेगा फ्रॉम द नर्सेस टू द क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, दे विल फ्रॉम मेडिका कोलकाता। मतलब मेडिका कोलकाता के डॉक्टर और नर्सेज यहाँ पर काम करते हैं आपके ICU में? अरे वाह! And that is implant ICU, yeah. There people work here, so they are all critical care में trained है। तो so it is just not the infrastructure, monitor लगा देना, अच्छे सुंदर सुंदर बेड लगा देना, is not everything। तो वन टाइम एफर्ट है। एंड ऑफ द डे आपको अच्छे डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। और इसके साथ हम लोगों ने ये शुरू किया, एंड इट इज रनिंग वेल, लोग को समझ में आ रहा है। कैसा रहा है सक्सेस रेट डॉक्टर साहब? सक्सेस रेट हम लोग ठीक है, वी आर स्लोली बिल्डिंग दैट अप, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग पेशेंट्स की यस, कि यहाँ पे जाके हम बेटर हो सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा ये रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इन वॉट एवर यू ट्रीटिंग, वॉट एवर यू आस्किंग फॉर पेमेंट, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड इट शुड नॉट बी अ बिग बर्डन ऑन द पेशेंट्स। इस पे हम लोग ध्यान रखते हुए इसको कर रहे हैं, और धीरे धीरे पेशेंट्स की अवेयरनेस हो रही है कि देयर सम क्वालिटी वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप इट विल हैव अ गुड फ्यूचर। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर आपको सेरिब्रल या कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम दिखे तो 1 घंटे के अंदर अगर आप प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके तो आपका सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, किस तरह के सिम्टम्स देखने से लोगों को आ जाना चाहिए हॉस्पिटल में, और 1 घंटा क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सिम्टम्स 1 घंटा जो गोल्डन आवर है ऑब्वियसली, वो अगर, क्योंकि एक डिस्टेंस एक चैलेंज होता है जी, और अक्सर हम देखते हैं कि लोग ट्रीटमेंट थोड़ा सा आसपास करा लेते हैं, किसी जो भी कंपाउंडर से उससे थोड़ा सा पानी चढ़वा लिया, और इससे कभी कभी डिले होता है। सो सिम्टम इज समथिंग, मे बी कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट चलना बंद हुआ, अगर हम तो जो कहते हैं कि लोगों को सबको थोड़ा बहुत CPR सीखना चाहिए, कुछ हेल्प वहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सांस नहीं चल रहा हो, अगर आजकल पेशेंट थोड़ा कोल्ड हो रहा हो, पल्स अच्छी तरह नहीं मिल रहा हो, और हार्ट बीट नहीं सुनाई पड़ रहा हो, लग रहा है पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, तो देयर कुछ तो प्रॉब्लम है जी। अगर हम पेशेंट को लेकर, ये बात सही है कि इमीडिएटली हम लोगों का पूरा हेल्थ सिस्टम में उस तरह का नहीं है कि हम बहुत जल्दी एक सेंटर में पहुंच पाएँ, बट अगर कोशिश करके अगर रेलेवेंट प्रॉपर सेंटर में पहुंच जाए तो डेफिनेटली हम लोग रिससिटेट कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि हम उसको रिवाइव करें। इसके लिए हम लोगों ने ऑन कॉल एम्बुलेंस रखा है कि अब विदिन 20 किलोमीटर्स अगर एम्बुलेंस बुला लें हमें, विल फ्री ऑफ कॉस्ट हम जाके पेशेंट को पिकअप करके लाएंगे 1 घंटे के अंदर। हाँ, 24 घंटा ही है, 24 घंटा पेशेंट को उठा के लाएंगे, और कोशिश करेंगे पेशेंट को जितना हम बेहतर कर सकें। फार्मेसी एक ऐसा है दवाइयों की दुकान जो बड़े शहरों में हमने आजकल देखा है कि बहुत सी दवाई की दुकानें रात भर खुली रहती है, 24 घंटे। आपके यहाँ भी क्या ये फैसिलिटी है 24 घंटे? 24 घंटे की फार्मेसी है, और हमारी सारी मेडिसिन क्वालिटी अच्छे कंपनी और दिस फार्मेसी इज एक्सेसिबल फॉर आउटसाइडर्स, जो कि यहाँ पर पेशेंट आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं विद प्रेस्क्रिप्शन है ना। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हम लोग आउटसाइडर्स को नहीं देते हैं, हम लोग दैट इज द रूल, लेकिन लोग करते हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, एंड वी ऑलवेज प्रोड्यूस अ बिल। सो हम इंसिस्ट करते हैं पेशेंट्स को जो भी दवाई लें, 10 रुपये का भी दवाई लें, बिल लें, बिकॉज बिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जेन्युइन ड्रग कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो। सो कहीं से भी दवाई खरीदें, लोग आस्क फॉर अ बिल, ये एक मेरा मैसेज है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब दे रहे हैं। हम लोग थोड़े से पैसों को बचाने के लिए कई जगह से हम दवाई खरीद लेते हैं जहां वो बिल नहीं मिलता है। शायद पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन दवाई जेन्युइन है कि नहीं है ये तो आपको पता नहीं है। अगर हम इस ग्रीड से, इस लालच से हम अपने आप को दूर रखें
क्योंकि अल्टीमेटली दवाई तो हमें लेना है खुद को ठीक करने के लिए। उसमें अगर हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, जहाँ से भी आप दवाइयाँ खरीदें, प्लीज़ आप बिल के लिए इंसिस्ट करें, ताकि ये हो जाएगा कि आप जेन्युइन दवाई खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुंगेर में आप 26 सालों से सेवा कर रहे हो लोगों का, और लोगों का आपने एक तरह से भरोसा जीत लिया है। ये संभव नहीं हो सकता अनलेस आपकी जो टीम है यहाँ पर वो बहुत डेडिकेटेड है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? ये बात तो सही है कि इट्स अ टीम वर्क। पूरा हॉस्पिटल केयर एक टीम वर्क है, और हम लोग के सिस्टम में एक चीज़ है, a cleaning person is as important as the chief consultant. सही बात So है। therefore we give that respect to each other. और आज क्लीनिंग स्टाफ नहीं रहे तो आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते हैं, और नर्सिंग स्टाफ नहीं रहे तो सो दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट, जो कि हमने बाहर काम करके सीखा है विदेश में, कि ये वर्क को ये करना, डिग्निटी ऑफ लेबर। एक और चीज़ बता रहे थे डॉक्टर साहब, आपकी विदेश में आपने सीखा है कि एक मिनिमम टाइम पेशेंट को ओपीडी कंसल्टेशन में देना पड़ता है। जी ये आप फॉलो करते हो यहाँ पर? बिल्कुल। आई थिंक मेरे को लगता है कि 10 मिनट तो एक पेशेंट को देना चाहिए कंसल्टेशन टाइम, और उसको मैं तो अपने खुद फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फॉलो करें उसको। और थोड़ा सा वो हॉलिस्टिक, यू नो, आई रियली बिलीव ऑन डॉक्टर ऑसलर सेइंग, जिन्होंने कहा था कि अ गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज, अ ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट। लवली, दोबारा बोलिए So, प्लीज आप लोगों के मतलब लिए। अ गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज, अ ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट। तो So, आप बीमारी को हाँ, ही नहीं करें, पेशेंट को। पेशेंट को ठीक करें, मरीज को ठीक करें, Correct. मरीज की बीमारी को ही सिर्फ नहीं ठीक करें। ये जो डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, इन्होंने और भी कुछ बातें बताई हो जो आप बताना चाहोगे पेशेंट नहीं, के लिए? उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें बताई कि जैसे आपको अवेयरनेस पेशेंट के लिए क्लियर करना चाहिए कि दवाई नहीं लेनी है, दवाई नहीं लेनी है। हाँ। सो देयरफॉर आप, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात कर रहे हो। जरूर, हाँ। दवाई ना लेना सिखाओ आप लोगों, पब्लिक को। अच्छी बात है, अगर डॉक्टर अगर बोले कि आप दवाई मत लो, तो डॉक्टर फिर पर विश्वास बढ़ेगा। बढ़ेगा कि दवाई ना ले, तो अच्छा बात है ना। मिनिमम मेडिकेशन में जितना आप कर सकते हैं। तो ये आप फॉलो करते हो डॉक्टर साहब, जब जरूरत है तभी आप दवाई लिखते हो? आई थिंक दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन अननेसेसरी जितना मिनिमम मेडिसिन और कम मेडिसिन लिखा जाए। डॉक्टर साहब, मेरा जो ख्याल है, देखिए मैंने कई दो तरह के डॉक्टर्स देखे हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ बुखार लेकर गए किसी डॉक्टर के पास, एक तरह के डॉक्टर है कि 50 मेडिसिन लिख देगा, और दूसरे तरह के डॉक्टर है कि जो केवल एक पैरासीटामोल लिखता है कि बुखार 102 से ऊपर हो जाए तो पैरासीटामोल खा लीजिएगा। मुझे तो लगता है ये दूसरा प्रकार का डॉक्टर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने मेडिकल साइंस के बारे में। ये सही है सोचना? देखिए, कुछ चीज़ें तो डॉक्टर्स पे भी प्रेशर होता है। आई विल नॉट ऑलवेज ब्लेम द डॉक्टर्स की अभी इतना कंज्यूमर कोर्ट में लोगों को, डॉक्टर को एक इसमें लोगों ने डाल दिया है। तो समटाइम्स डॉक्टर्स टेंड की हम कुछ फंस नहीं जाए तो क्यों ना थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट लिख दें, सारा दवाई दे दे, सारा चीज़ कवर हो जाए, जिसके कारण कभी कभी डॉक्टर्स टेंड टू राइट मोर। लेकिन मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल टाइम इन्फेक्शंस जो ओपीडी में आते हैं इज़ अ वायरल फीवर, a viral infection. A viral infection is not cured by antibiotic. Antibiotic abuse इतना ज़्यादा है हमारे देश में। For everything people prescribe an antibiotic. और एंटीबायोटिक की जहाँ ज़रूरत नहीं, हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ नेक्स्ट फ्यूचर चैलेंज टू द होल कम्युनिटी। इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा, वी विल नॉट हैव एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट पेशेंट्स। इसलिए हम लोगों को एंटीबायोटिक अब्यूज़ पे अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। और जो वायरल फीवर है, आप ऐसे काउंसलिंग करें, सिंपल सिम्टोमेटिक कुछ ट्रीटमेंट दें या पैरास्टामोल दे दें व्हेन रिक्वायर्ड। और अगर फिर फीवर परसिस्ट करता है, ऑफ कोर्स आप टेस्ट करें। अगर आपको कम्युनिटी में उस वक्त कुछ फीवर्स चल रहे हैं जैसे डेंगू या मलेरिया, तो ऑफ कोर्स आप हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर उस वक्त नहीं है, आपको पहचान के मिनिमम एंटीबायोटिक दे के चलाना चाहिए। एंड मैं तो कोशिश करता हूँ कि इस तरह से हो और करूँ। काश सब डॉक्टर आपकी तरह सोचते। एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ आप सबको, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब ने लिख दिया, हम खा लिया, अच्छा हो गए, अगली बार वैसा ही कुछ हुआ तो फिर हम खुद ब खुद एंटीबायोटिक खा लेते हैं। मत कीजिए प्लीज़, शायद वो एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब के सलाह के बिना एंटीबायोटिक का प्रयोग मत कीजिए, इसी में आपका और हमारा भला है। सिवायन हॉस्पिटल मुंगेर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपका बच्चों का डिलीवरी होता है, और उससे जो शुरू होता है
एकदम सीनियर सिटीजन एंड अबव का भी जो भी तरह का चिकित्सा है, सबके लिए सिवायन हॉस्पिटल 24/7 आपके लिए तैनात है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट है टेस्ट और डायग्नोस्टिक के, कम से कम इस इलाके में उतना अच्छा इक्विपमेंट शायद नहीं हो। उससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने सिवायन हॉस्पिटल के लिए सीएमसी वेलोर के साथ क्वालिटी टाई अप किया है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के डॉक्टर के साथ रेडियोलॉजी रिपोर्ट का स्टार्ट किया है और अभी टेली कंसल्टेशन भी चालू हो रहा है सिवायन हॉस्पिटल में, जहां आप मुंगेर या आसपास जहां कोई भी रहने वाले हो, वहां से बैठकर दिल्ली मुंबई के सबसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ आप अपना कंसल्टेशन करा सकते हो। सिवायन हॉस्पिटल आपके भरोसा का आभारी है, रहेगा और आगे भी आपका सेवा करता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।